हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इससे रिलेटेड हमने और भी कुछ वीडियोस को अपलोड कर रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और जाकर उन सारे वीडियोस को पार्ट वाइज देखें, तो आज का लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बेसिक टर्म है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, तब आज का लेक्चर आप देखें, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। आइए देखते हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमने पहले ही बता रखा था आपको कि रेजिस्टेंस और किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। तो देखना जी, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन जनरली टू टाइप का होगा। एक तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। जो पहला कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो अब देखना, पहला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जनरली क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उन सारे रेजिस्टेंसेस को ऐसे इंड टू इंड अटैच किया जाएगा। जैसे हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस हमने लिया है, जिसमें पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, दूसरे का वैल्यू R2 है, तीसरे का वैल्यू R3 है, ठीक है ना। इन सभी को हमने एक पार्टिकुलर सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होता है जी। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होगा। यानी कि जितने भी अप्लायंसेस हैं, आप देख रहे हो, जैसे पहला अप्लायंस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का रेजिस्टेंस R3 है। जैसे अप्लायंसेस से आप क्या समझते हैं, अगर हम बात करें फैन हो गया, टेलीविजन हो गया, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है। ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गई और सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रखने पे क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे सभी में सेम अमाउंट ऑफ करंट प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा जी, सेम होगा फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस। तो हमें हर जगह I लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली कर सकते हैं कि जब हम इस पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जैसे सपोज कर लो कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है ना। हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया जी, बैटरी के साथ। बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसको सप्लाई दिया है, ठीक है। ये V लिखने का सेंस क्या समझते हो, इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर का है और इधर का नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ होता है। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है किधर से किधर होता है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारे जानकारी के लिए चलो मैं बैटरी को बना देता हूँ। यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में कह सकते हो कि ऐसे करंट फ्लो करेगा और इस जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, यानी कि कह सकते हो कुछ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मींस इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। हम मानते हैं कि जो पहला रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू R1 है, इसमें V1 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कंज्यूम होगा। जो दूसरा रेजिस्टेंस R2 है इसमें V2 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कंज्यूम होगा, और जो तीसरा रेजिस्टेंस R3 है इसमें V3 अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कह सकते हो क्या कि जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा V1 V2 V3 यानी कि सभी के सम के बराबर होगा। कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि इन तीनों का सम इस अप्लाइड पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए, इसके बराबर ही होगा।
कभी भी अगर आप सारे पोटेंशियल को आपस में जोड़ते हैं तो, ठीक है। वैसे ही अगर हम करंट की बात करें, सपोज कर लो कि करंट अगर डिफरेंट होता, जैसे अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं होता है जी, ठीक है ना। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पे V जो होता है V कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, पोटेंशियल जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं V इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि कैसा होगा, वेरिएबल होगा। और यहाँ पे कह सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा जी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है इट विल बी इक्वल टू R1 + R2 + R3। आपने पढ़ा इस चीज को, ठीक है, आपने स्टेटमेंट में इस चीज को मालूम पढ़ लिया होगा। तो हम इसी चीज को प्रूव करेंगे कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसके बराबर होगा। यहां पे कह सकते हो क्या, हियर V इज मिल जाएगा V1 + V2 + V3, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होते तो कह सकते Vn तक के टर्म चला जाता, ठीक है। V1 + V2 + V3 so on Vn तक चला जाता, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब कह सकते हैं V इज होता है R × I, ठीक है। वैसे V1 इज क्या हो जाएगा, R1I, V2 इज R2I, ओके। वैसे V3 इज क्या मिल जाएगा जी, R3I मिल जाएगा। इन सारे वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो अनपुटिंग above वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, देखना हमें मिल जाएगा V की जगह पे हमें कितना लिख लेना है, V की जगह हमें लिखना है R × I, तो यहाँ पे लिखोगे R × I, तो यहाँ पे लिखा हमने R × I, यहाँ मिला R1I + R2I + S1, सॉरी यहाँ पे 3 ही है तो हम लिख लेते हैं +R3I, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरली क्या है, यहाँ पे कह सकते हो कि I का वैल्यू सब में कांस्टेंट है, तो R × I इज लिखते हैं R1 + R2 + R3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना जी, I से I कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा R = R1 + R2 + R3, ठीक है। हमें यही तो प्रूव करना था ना यार, कि अगर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं सारे के सारे रेजिस्टेंसेस यदि सीरीज कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं तो वहां पर नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू सभी के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो कह सकते हो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, देखते हैं क्या होगा। यहां पे कह सकते हो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस R इन सीरीज विल बी इक्वल टू R1 + R2 + S1 + RN, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस फार्मूले के हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो तब तक मैं इसे मिटाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, ठीक है। और मैं इससे मिटाकर आगे बढ़ता हूँ। अभी देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। बच्चों इससे पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको। जैसे आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सीरीज में कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होगा तो कह सकते हो अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा जाएगा। कहोगे सर अमीटर क्या होता है? अमीटर इज ए डिवाइस विच यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, ठीक है। किसी भी सर्किट में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे मेजर करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर वह डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को मेजर करता है, और हम जानते हैं कि कब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सिंपली कर सकते हो क्या कि हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, और जो अमीटर होता है अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, ठीक है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में और यहाँ पर
पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में होगा कुछ यूं कि जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे वो कुछ इस वे में ऐसे एक दूसरे से अटैच होंगे। ओके, यहां पर कुछ इस वे में ऐसे सारे के सारे रेजिस्टेंसेस अटैच होंगे। हमने मान लिया यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस हमने लिया। पहला रेजिस्टेंस है R1, दूसरा ले लिया R2, फिर ले लिया R3। ऐसे बेटा तुम n नंबर ऑफ टर्म्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 3 ही रेजिस्टेंसेस लें। यहाँ पर आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कंसीडर कर सकते हैं। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि हमने बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया और इधर लगा दिया स्विच। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि कह सकते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस लूप मिल जाएगा और कॉन्टिन्यूअस लूप मिलने के कारण जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। और चार्जेस का फ्लो किधर होगा जी? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यानी कह सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। ओके, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया, तो कह सकते हो जो पहला रेजिस्टेंस है हमारा R1, यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू V होगा, R2 में पोटेंशियल वैल्यू V होगा और R3 में पोटेंशियल वैल्यू V होगा। क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है वही उसी का कंजम्पशन सभी में होता है, पहले दूसरे तीसरे सभी रेजिस्टेंसेस में इसी अप्लाइड पोटेंशियल के बारे में बराबर कह सकते हो पोटेंशियल कंज्यूम होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें करंट का, तो करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है फॉर ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस। हमने माना कि पहले रेजिस्टेंस में I1 करंट जा रहा है, दूसरे रेजिस्टेंस में I2 करंट जा रहा है, तीसरे में I3 जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कह सकते हैं I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। तो सिंपली कह सकते हो क्या, यहाँ पे I1, I2 और I3 करंट R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस में रेस्पेक्टिवली कह सकते हो R1, R2, R3 में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सभी करंट के वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो हमें नेट करंट मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या, हियर I नेट यानी टोटल वैल्यू ऑफ करंट बराबर मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होते तो आप In तक चले जाते। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब हम लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। अरे कुछ तो सोचो ना यार, V इक्वल्स टू क्या होता है? R इंटू I। तो R को इधर भेज दो, R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में आएगा तो डिवाइड हो गया, तो I इक्वल्स टू मिला V बाई R मिल गया। वैसे ही कह सकते हो I1 बराबर मिल जाएगा V अपॉन R1, I2 बराबर मिलेगा V अपॉन R2 एंड सिमिलरली I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे ऑन पुटिंग all above values in first equation we get। ठीक है, देखो हमें क्या मिल जाएगा, I की जगह पर लिखोगे V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, सभी में देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है हमारा, तो सभी में से पोटेंशियल को कॉमन निकाल सकते हैं। तो मिलेगा हमें V बाई R इज इक्वल टू V इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया। अब ध्यान देना V से V हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, एंड कैसे तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको मिल जाएगा 1 अपॉन R इन पैरेलल बराबर मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एस ऑन प्लस 1 अपॉन Rn लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमें मिल गया टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आप चाहे तो इस फार्मूले से टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि जो रेजिस्टेंसेस होंगे, रेजिस्टेंसेस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज होता है, फाइनली वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा, फाइनली जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तो तब तक के लिए विदा लेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, क्योंकि जैसे ही मैं आपके कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूंगा
आपको उसका लिंक सबसे पहले मिल जाएगा और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और आप उससे लाभ भी उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।